नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। आज देश का बजट आ गया। एक समय था जब बजट को लेकर के आम जन चिंता करते थे, सोचते थे कौन चीज़ महंगी हो गई, कौन चीज़ सस्ती हो गई। लेकिन वो जमाना चला गया, क्योंकि वहाँ उसने जीएसटी ने रूप ले लिया। अब सिर्फ सीमा शुल्क, आयात शुल्क ऐसे हैं जिन पर सरकार कुछ करती है, उस हिसाब से हो भी गया। थोड़ा सा कपड़ा सस्ता हो गया, चमड़ा सस्ता हो गया, मोबाइल चार्जर, विदेशी सामान, जो पॉलिस्टिक के जो हीरे थे वो सस्ते हो गए, और एक चीज़ महंगी हो गई, वो छतरी महंगी हो गई। इतना तक सीमित रहा। लेकिन बजट में अगर देखा जाए तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पीपल फ्रेंडली बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है। वित्त मंत्री कह रही है कि नहीं, ये बजट वो है जो किसानों के हित में है, और हमने एक टैक्स के रूप में कोई बोझ नहीं डाला आम जन के ऊपर। उनका भी अपना एक दावा है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है बजट निराशाजनक है, नौकरियां चली गई हैं, रोजगार चले गए हैं। हालांकि जो बात की गई उसमें ये कहा गया है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है और जो अन्य संसाधन है, स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया है, उससे हम 60 लाख नौकरियां सृजित करेंगे और इसके अतिरिक्त 30 लाख नौकरियां और सृजित की जाएंगी, दावा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बजट कैसा है? क्या वास्तव में इस बजट ने मध्यम वर्ग को निराश कर दिया है? क्या वास्तव में कोई भी कर से छूट नहीं दी गई है? और क्या वास्तव में ये बजट महंगाई पर कुछ अंकुश लगाएगा? वित्त मंत्री जी कह रहे हमने 2 से अधिक दहाई अंक मैंने पार नहीं होने दिया है और हमने बड़ा कंट्रोल कर रखा महंगाई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ अब तक 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल मिश्र जी, जाने माने शिक्षाविदी हैं और आप डीवीएस कॉलेज के प्राचार्य हैं। डॉक्टर मिश्र, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे साथ में हैं डॉक्टर सुनीत अवस्थी, अर्थशास्त्री हैं और साथ में डीएवी कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। और तीसरे हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर यूसी यादव। मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। आप भी एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, अर्थविज्ञ हैं और आप एचडी कॉलेज में हैं, इकोनॉमिक्स विभाग में। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तीनों मेहमानों का अभिनंदन करते हुए मैं सबसे पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिएक्शन लेना चाहूँगा। सबसे पहले अनिल मिश्र, कृपया ये बताइए कि आपने इस बजट को किस रूप में देखा है? क्या कुल मिलाकर के लब्बो-लबाब इस बजट से दिखाई दे रहा है? यह बजट इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की तरफ हमको ले चलता है। और पूरे बजट में यह बात सामने आती है कि देश को कैसे आधुनिकीकरण के पथ पर ले जाया जाए। इसलिए इसमें दूरदर्शिता निहित है और एक दिशा दिखती है कि अगले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में किस रास्ते पे हमको जाना है। तो कुल मिलाकर यह बजट आधुनिक बजट तो है ही, एक समावेशी बजट भी है जिसमें सभी वर्गों, सभी समूहों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। और ऐसा लगता है कि यह बजट पूर्णता के काफी निकट है। ठीक बात है। हम यहाँ पर एक छोटा सा जरा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने टैक्स कंसल्टेंट और आयकर और मैं तो कहूँगा
कि जितने भी कर होते हैं सबकी एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स और अध्यक्ष रहे संतोष गुप्ता जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। संतोष जी, मैं पहला रिएक्शन ले रहा था कि कुल मिलाकर के बजट आपको कैसा लगा। हमारे अनिल जी बता चुके कि डिजिटल आधुनिक युग की ओर हम बढ़ रहे हैं, 10-15 साल का प्रभाव दिख रहा है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। सबसे बाद हम सुनीत जी आपसे पूछते हैं, आपको बजट कैसा लगा? निश्चित रूप से ये बजट बहुत ही अच्छा, सहज और सरल बजट है ये। इसमें गुड़ से गुड़ बातें इतनी सहजता से कह दी गई हैं कि आज हमको ऐसा लग रहा है कि ये बजट एक आम बजट हो गया है। सड़क पर लोग इसके बारे में, जबकि कितना बजट को बड़ा गुड़ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में जो माननीय जी की जो टीम रही है वित्त मंत्री जी की, उन्होंने इस तरह से इसको इतना साफ शब्दों में और हर चीज इतनी स्पष्ट करके बताई है कि ये आज चर्चा का विषय बनाया हुआ है। घर घर, दुकान दुकान, मैं देखता आ रहा था कि लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, लोग अपने विचार कर। ठीक बात है। संतोष जी, आप इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? रमेश जी, इस बजट के बारे में भी हम लोग 1-2 लाइन में बात करें। हाँ, अभी जी। तो इसने आम व मध्यम आय वर्गीय करदाता को निराश किया है। हाँ, ठीक बात। आय कर के नजरिए से यदि हम लोग बात करते हैं तो क्योंकि ना तो इसकी कर मुक्ति धनराशि सीमा बढ़ाई गई, ना धारा 80C के तहत जो खर्च और निवेश की छूट होती है वो भी पिछले 8-10 सालों से वही 1.5 लाख पे ही लटकी हुई है। और भी जो तमाम चीजें थी, जो छूटे कटौतियों को बढ़ने की आशा आम आदमी लगाया था, वो वित्त मंत्री ने उन सबको निराश किया। क्योंकि ये रुख सरकार का जब से है तब से बना ही है। आम और मध्यम वर्गीय करदाता उसको दिखाई नहीं देता कि उसको कुछ भी चाहिए। और आंकड़ों की यदि बात करें तो आंकड़ों की बात में ये है कि जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है और जो कारपोरेट टैक्सेशन है उसमें बहुत अंतर है। सारा का सारा रेवेन्यू अधिकतर कारपोरेट टैक्सेशन से ही आता है, इंडिविजुअल से बहुत आता है, कम आता है। यदि इंडिविजुअल को दे तो सरकार के राजस्व का कोई बहुत नुकसान भी नहीं होगा और एक आम आदमी की जो जेब बहुत भारी हो गई है ना, तो वो जो है उसको राहत मिले और महंगाई से भी उसको त्रस्ता से इससे राहत मिलेगी। ठीक बात। दूसरी यदि बात करें बजट को एक पूरी निगाहों से देखने की, तो बजट में देखिए ना तो एमएसएमई सेक्टर को कोई विशेष पैकेज मिला है, लेकिन 2 लाख करोड़ तो दिया तो है। नहीं तो 2 लाख करोड़ जो एमएसएमई का है वो किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा जी, अभी उसका खुलासा नहीं जी। बस ये जरूर फर्क है कि जो 25 साल का विजन प्रधान वित्त मंत्री ने दिखाया, ब्लूप्रिंट भेजा, ब्लूप्रिंट जो बना और 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रस्तुत किया। तो दरअसल क्या है, कोई भी बजट देखिए हर साल के साल आता है। अगले साल जैसे 22-23 का ये बजट है, तो 22-23 में हम क्या करने जा रहे हैं उसका असली विजन आना चाहिए हमारे सामने। वो ना आके एक रोड मैप दे दिया गया है कि भैया 25 साल तक। अब बजट में ये भी नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा एलोकेशन किस साल तक मिल जाएगा, और 25 साल का विजन है। खैर चलिए, हम ये भी बात छोड़ देते हैं और भगवान पर भरोसा रखते हैं, सरकार की नीयत पर भरोसा रखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिजिटलाइजेशन में जो बजट दिया जा रहा है, शिक्षा के डिजिटलाइजेशन में एक फिजिकल यूनिवर्सिटी आ रही है और जो बच्चों के पढ़ने का कार्यक्रम पीएम के उससे चल रहा है ऑनलाइन, कोरोना की वजह से जो एक नई संस्कृति या कल्चर डेवलप हुआ है, तो उसको हम 200 विद्यालय बना देंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना खर्च करेंगे, हाउसिंग लोन में 48,000 करोड़ देंगे और पीएम को 80 लाख आवास बनाएंगे और इस तरह की तमाम चीजें हैं, रेलवे होंगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट होने से जो उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सीमेंट है, ठीक बात है, लोहा है, बिटुमिन है, और होगा लेबरों को उसको काम मिलेगा। ठीक बात। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संकेत है जी। सरकार इस पे यदि काम करेगी तो ये हम लोगों को, लेबर को, सबको रोजगार भी मिलेगा और रिलायंस इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित। बहुत अच्छी बात। यादव जी आप बताइए, आपने इसको कैसे देखा? वर्मा जी, जहाँ तक मैं बजट को देख रहा हूँ जी, या मैं थोड़ा सा पीछे चलूं कि हम लोग पढ़ते थे बजट में आय व्यय का लेखा जोखा होता है। आज बजट की अवधारणा शायद बदल गई है।
अब बजट में आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया जाता है। हम जिस तरीके से एक किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बनाते हैं, बजट को उस तरीके से अब हमारे सामने दे दिया जाता है और आप इस सिलेबस को पढ़ते रहिए, एग्जाम कराते रहिए और कॉपी चेक करते रहिए। कुल मिलाकर के मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अब बजट की अवधारणा को बदल दिया गया है। आपके सामने हम कुछ नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं बजट से देखिए, स्वयं बजट को निकालिए। हमें पता ही नहीं रहता है कि हमारे आय के स्रोत क्या हैं, हम कहां से इसके लिए खर्च करेंगे। आपने ई शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय बनाने की बात कह दी, हम तो स्वयं में इस समय ई शिक्षा ही कर रहे हैं। ई शिक्षा ही कर रहे हैं। जो इस समय सारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं वो सभी ई शिक्षा पर ही है। तो हम इसको कहां पर लेकर के जाएं? आपने कहीं पर भी इस तरीके की बात नहीं की कि हमारे आम आदमी की आय कैसे बढ़ेगी। ठीक बात। तो बजट को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अवधारणा बजट की बदल गई है। ठीक बात है। क्या है आप स्वयं देखिए। हम जो जानते थे या बजट के बारे में हम जो विश्लेषण किया करते थे वो विश्लेषण करने की अब कहीं कोई आवश्यकता रह नहीं गई। बिल्कुल आपने सही कहा। और निश्चित रूप से अभी मैं भी देख रहा था कि डेफिसिट का बताया कि 1 से 1.5 तक हमने कम कर लिया। अगर कहते हैं कि जो है हमारा जो इनकम है वो 37 है, 39 खर्च है, 2 कहाँ से आएंगे कोई पता नहीं। खैर, अब मैं अनिल जी आपकी ही बात को लेकर के चल रहा हूँ। क्या ये डिजिटल करेंसी कोई क्रांति लाने जा रही है? क्या अब जो है हमारे देश में ये जो क्रिप्टो आय पर जो सीधे सीधे 30% का झटका दिया गया है, वर्चुअल आय पर 30% का झटका दिया गया है, ये कुल मिलाकर के क्या संदेश दे रहा है? क्या डिजिटल करेंसी एक बड़े भारी क्रांति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है? देखिए, डिजिटल करेंसी से कोई क्रांति नहीं आने जा रही है जी। यह अर्थव्यवस्था में जो तमाम तरीके के प्रबंध किए गए हैं उसी का एक पहलू है। चूंकि अब क्रिप्टो करेंसी भी व्यापार में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जा रहा है और चाइना में क्रिप्टो करेंसी और भी विश्व के विकसित देशों में काफ़ी प्रयोग में लाई जा रही है। अभी अपने यहाँ प्रचलन में नहीं था और इसको मान्यता नहीं थी, तो इस पर अब इसको 30% टैक्स लगाकर इसको मान्यता देने का प्रयास किया गया है। तो इसको भी टैक्स के दायरे में लाया गया है। इससे कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं होने वाली है। बस लेकिन कल्पना, अगर हम आपसे कल्पना करें कि डिजिटल करेंसी हमारे पास कैसे होगी, कार्ड के रूप में होगी, प्लास्टिक के रूप में होगी, कैसे होगी, क्या ऐसी कोई अवधारणा आई है सामने? अभी तो इसका पूरा नहीं आया है स्वरूप सामने। जी जी। केवल एक बात कही गई है जी। अब आगे जो इनका पूरा आता है बजट उसमें स्पष्ट होगी कि इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन इसमें रमेश जी एक बात हम ऐड करना चाहेंगे जी। ये दरअसल जो ये क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वगैरह है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब सभी देशों में लगभग प्रचलन में आ रहा है। लेकिन ये कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। यदि आप इसके हकीकत में जाएं तो मुझे तो लगता है ये तो एक स्पेकुलेशन और जुए खेलने का माध्यम है। हाँ, कह रहे बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा, लोग कह रहे हैं। ये ऐसा है ना कि वो किसी भी अर्थव्यवस्था को कहीं से नहीं प्रभावित करेगा, क्योंकि कोई भी लेन देन हमको आपसे लेना है, आपको हमसे लेना है, वो इस क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से नहीं हो रहे हैं। उसमें सिर्फ ये हो रहा है कि हर दिन एक रेट खुलता है और उस रेट का डिफरेंस आपको जमा कराना होता है। वो सब ऑनलाइन आप जमा कराते हैं। तो ये एक नया तरीका है मेरी निगाह में। हो सकता है आप लोग उनसे सहमत ना हो, लेकिन एक निगाह में ये जुए खेलने का एक तरीका है, और जिसमें लोग बर्बाद भी हो रहे हैं। आबाद तो हमने कम सुने हैं, बर्बाद लोग ज्यादा सुने हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। कोई क्रिप्टो करेंसी किसी अर्थव्यवस्था का आधार नहीं है, और ना कोई बहुत बड़ा बदलाव ना उससे कोई लेन देन हो रहे हैं। ठीक बात है। लेना देना जो आपस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चाहे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हो, वो इसमें कुछ भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? गवर्नमेंट को एक क्यों सोचना पड़ा?
चूंकि इसके बढ़ते हुए विस्तार से अर्थव्यवस्था तो नहीं प्रभावित हो रही थी, हाँ। लेकिन जो रुपया वहां डूब रहा था, हाँ। वो रुपया किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये भी एक संदेह के घेरे में है। क्योंकि इसमें कोई रेगुलेटरी अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं अपना है। आदमी चला रहा है, अपना बिटकॉइन चला रहा है, कोई नहीं था। और ये बात भी अभी सही नहीं प्रतीत होती कि उसको रेगुलेट कर दिया गया है। रेगुलेट कहीं नहीं किया गया है, ठीक बात कोई है। कानून नहीं बनाया गया है। सिर्फ सरकार ने ये किया है कि इस पर हम टैक्स वसूल ले, यदि हो ही रहा है और हम इसे नहीं रोक रहे हैं, तो एक 30% मैक्सिमम रेट ठीक बात। लगा के इस पे ट्रांसफर पे, इसकी आमदनी पे हम टैक्स वसूल लें। ठीक। और ये दिखाने के लिए कि हम क्या करें, इसके लिए शायद कोई रास्ता निकालें, उसके लिए उन्होंने आरबीआई से एक डिजिटल करेंसी की कंसेप्ट दी है जी। कि शायद हम यदि उस पे लोग शिफ्ट हो जाएं तो ये बिटकॉइन वगैरह से लोग बच सकते हैं। ठीक बात। तो ये एक आरबीआई का थ्रू एक ये प्रयोग है अच्छी सरकार का कि वो फॉरेन डिजिटल करेंसी उसके माध्यम से लॉन्च करके जी। अभी से के परिणाम को वॉच करेगी। बात कर, ठीक, बहुत अच्छी बात कही। सुनील जी, आप कुछ कह रहे थे, जरा हाँ, बताइए मैं सर। ये कह रहा था एक्चुअली में 86% सेंट्रल बैंक जो है जी। वो इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर चुके हैं, कर रहे हैं। भारतवर्ष या तो पीछे रह जाए और डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है वो, और वो जो ये क्रिप्टो करेंसी आई है इसके बारे में इसके दुष्प्रभावों को भी दे चुका है, प्रभावों को भी दे चुका है वो। तो बेटर क्या हो, बेटर ये हुआ एक तरफ बजट में 30% रोक लगा दिया गया और एक तरफ अपना डिजिटल जो है वो करेंसी लॉन्च की गई। क्योंकि भारतवर्ष में 6 लाख करोड़ रुपया क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्ट हो चुका है। देखिए, अब ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा कदम, जो सबसे अच्छा कदम इस बार कहा जाता है, 30% को कर दिया गया। अब चूंकि ये सरकारी एक विषय, एक सामान्य प्रश्न ये उठ रहा था कि क्या इसको सरकारी मान्यता देने के लिए 30% उठाया गया है? नहीं, डिजिटल करेंसी को सरकारी मान्यता देने के लिए इस पर 30% अभी किया गया है, जिससे कि 11th आवर पर आगे जाकर के एकदम से रात को 8 बजे आएंगे वो, और बहनों भाइयों बंद। बहुत अच्छी बात आपने कही। इस तरीके की चीजें शायद इसलिए। डॉक्टर यादव जी, अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं कि जरा हमको ये समझाइए कि ये जो बजट है जिसके लिए कहा जा रहा है कि विकास परक है, इससे महंगाई रुक जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, और जैसा कि हमारे अनिल जी भी कह रहे हैं, हम बिल्कुल आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की ओर बढ़ जाएंगे। क्या आपको कुछ लगता है इसमें ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो जो करेंसी की बात चल रही थी, जी जी, हाँ, मैं उस पर एक छोटी सी टिप्पणी दूंगा। हाँ, बिल्कुल। सरकार ने अगर इस करेंसी के बारे में कहीं से कुछ भी सोचा तो सिर्फ इतना सोचा कि हमारी आय बढ़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आम आदमी के लिए इसका कोई लाभ नहीं है। दूसरी तरफ निश्चित रूप से इस करेंसी से जो आम आदमी जुड़ा हुआ था, चूंकि उस पर 30% तक टैक्स की बात कही गई है, आदमी अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि ये विदाउट टैक्स ही चल रहा था। और ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको नुकसान हुआ तब भी आपको देना पड़ेगा। तब भी आपको देना पड़ेगा, वो उन्हें टैक्स देना है। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर हम एक तरफ रख दें, बहुत अच्छा है, इसका कोई हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम विकास की बात करें तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, इस बजट से चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी दे दी गई। हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, शिक्षा के लिए हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमने 3-4 रसायन पर, चमड़े पर, कपड़े पर, इस पर शुल्क कम कर दिया है, सस्ते हो जाएंगे, कुछ उत्पादन बढ़ेगा, कुछ चीजों को दिया। अब अगर हम दूसरी तरफ विकास की तरफ चलें तो ये केवल 4 क्षेत्र हमारे विकास को नहीं बढ़ा सकते। मुख्य रूप से हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है और जहां से 50%, लगभग 50% जो जीडीपी में हमारा लाभ होता मिलता है, जाकर के जो वृद्धि होती है वो बढ़ाती है। पिछले कोरोना काल में सिर्फ कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसने हमारी आय को, हमारे किसान को, हमारे आम आदमी को जीवित रखा। यदि हमारे पास कृषि नहीं होती, मुझे लगता है बहुत बड़ी भुखमरी की ओर हम लोग चले गए होते। उस तरफ
किसी तरीके का लेकिन कोई आज नहीं। जो बजट में आया है कि प्राकृतिक खेती को देंगे, गंगा किनारे हम लोग प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त कर देंगे, ठीक। ऐसी बहुत सी बातें आज तो की तो गई है। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ, प्राकृतिक MSP की खरीदारी रिकॉर्ड हो जाएगी, कहा तो गया। MSP के लिए आपने अभी तक जो पिछले आंकड़े थे 72,000 करोड़ आप दे रहे थे, उसके बाद 98,000 करोड़ हो गया। इस वर्ष आपने केवल 73,000 करोड़ कर दिया। जब आप पिछले उसमें MSP पे इतना खरीदारी और किसान का कुछ भला नहीं कर सके, जो 98,000 करोड़ था, आप 73,000 करोड़ पे ले आए। हमें कैसे लगता है कि MSP से किसान का भला हो जाएगा या उसकी आय बढ़ जाएगी? उसकी आय दोगुनी कैसे हो जाएगी? हमें तो नहीं से कहीं से इसमें दिख रहा है, कोई ऐसे संसाधन नहीं दिए गए। ठीक बात, आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही। लेकिन इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगा, इस पर एक- कहना चाहूंगा एक मैं किसानों के संदर्भ यादव में। जी पूरी बात कर लें, मैं अपनी हाँ। पूरी बात कर लूं, जी, मैं जी, अपनी तो- बात पूरी कर लूं। थोड़ा- जी, एक- जी, बताइए। एक मिनट। दूसरी तरफ आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती, भूमि की उर्वरता एक लिमिट तक काम करती है। उसमें भी जब आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो 2 से 3 साल 4 साल तक उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं। उसके बाद वो स्थिर हो जाती है, उसकी उर्वरता और उपज भी स्थिर हो जाती है। जितनी लागत होती है उतना ही उत्पादन होता है। अब हम जब अचानक ऑर्गेनिक खेती की तरफ चले आएंगे और रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर देंगे, ऑर्गेनिक खेती का मतलब हम रासायनिक खादों का, प्राकृतिक खेती का मतलब हम रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जो हमारी प्राकृतिक उर्वरता है वो एकदम से नीचे चली जाएगी। हम कृषि को आगे नहीं ले जा नहीं, पाएंगे। बहुत बड़ी बात आपने। और हमको ऑर्गेनिक खेती के लिए अन्य खादों का संसाधन। प्रयोग करना पड़ेगा, जो हमारे पास इस समय बहुत कम मात्रा में है। ठीक बात, बहुत अच्छी हो। अनिल जी आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं जी, किसानों के बारे में जो डॉक्टर साहब की राय थी उसी हाँ। को थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा जी, कि 2,63,000 रुपए MSP के लिए किसानों को दिया गया है इस पर। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि योजना चल रही है वो भी चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है उससे भी किसानों को लाभ उससे भी पहुंच रहा है। और भी जो तमाम तरह की योजनाएं हैं उसमें किसान और गैर किसान का कोई भेद नहीं किया गया है। तो किसानों का तो लेकिन अनिल जी मैं इसी जगह आपको जरा हाँ, टोकूंगा। जी, जी। राकेश टिकैत का एक बयान आया जी और बल्कि वो किसानों के बीच में बैठे हुए थे। जी। किसी ने भी इस बजट के जो प्रावधान थे या जो नियम थे उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि खाली एक शब्द आई बात आवाज में। राकेश टिकैत जी बोले कि MSP की गारंटी दे दो, हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। एक वर्ड कहते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना? बस खाली इतना जानना चाहिए। देखिए, MSP की गारंटी नहीं दी जा सकती है। जी, केवल 6% लोगों को MSP का लाभ मिलता है। अगर हम MSP की गारंटी दे देंगे तो जितना अपना पूरा बजट है उसके बाद का भी कई सालों का बजट चाहिए MSP को देने के लिए। MSP से केवल हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान ही लाभान्वित होते हैं। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विपक्ष का है, चाहे बजट कितना भी बढ़िया बना दीजिए, वो विरोध ही करेगा। ठीक बात। तो अभी मैं टीवी चैनलों पे भी देख रहा था कि यह चुनावी बजट है और केवल किसानों के लिए ही इसमें कुछ किया गया है। बिल्कुल आपकी सही लेकिन बात। मैंने कहा कि यह समावेशी बजट है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जी, जी। जिसको कुछ न कुछ न ठीक, दिया गया। बिल्कुल सही बात। सुनील जी अभी आप सुन रहे थे कि अनिल जी किसान लोग बात कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि हमारा ये बजट गरीबों के कल्याण के लिए है। और उन्होंने कहा गरीब को क्या चाहिए? मकान। हम 80 लाख मकान बनाने जा रहे हैं, पहले तो बना ही चुके हैं। हम घर घर पानी देने ही जा रहे हैं, शौचालय की व्यवस्था हमने कर दी है, ऊर्जा की व्यवस्था कर दी है। तो हमने तो गरीबों के कल्याण की बात की। और उनका कहना ये था कि ये बजट गरीबों के कल्याण का। क्या कहेंगे आप इस बारे में? निश्चित रूप से देखिए, ये जो बजट बनाया गया है जी, इसको यदि बहुत ध्यान से आप देखें तो जो बहुत अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होगा वो इसको सामान्य रूप से बजट मानेगा ही नहीं। अच्छा। वो केवल ये कहेगा ये एक ऐसा एक पन्ने हैं हाँ। जिसमें उन्होंने हर ऐसा क्षेत्र को- दस्तावेज है। दस्तावेज हाँ। है जी। जिसमें उन्होंने हर क्षेत्र के लोगों को कुछ ना कुछ दिया है। दिया है।
ठीक बात है। इसी के अंतर्गत जैसे डॉक्टर मिश्रा जी कह रहे थे कि जैसे इन्होंने जो हमारे किसान भाई हैं उनको एमएसटी का वो दिया, रोजगार के लिए अवसर की बात करी उन्होंने। इस बार स्पष्ट बता दिया इतने रोजगार देंगे, स्पष्ट बता दिया इतने का इतने ये जो है पहले भी उनको बताते देंगे। रहे सुनील जी। नहीं बताते रहे सर, हाँ। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने अच्छा, आपका कहना है कि जितनी स्पष्टता इस बार हाँ, है, हाँ। पारदर्शिता है, हाँ, हाँ। सुचिता है, हाँ, हाँ। वो सरलता, पहले नहीं थी। ठीक सरलता। बात आपकी हाँ, बात कर। सरलता। चलिए संतोष जी, जी भैया। 2 सवाल मेरे। जी पहला सवाल तो ये है कि आप टैक्स के हैं, कोई छूट नहीं दी गई, दिव्यांग को के नाम पर थोड़ा सा कह दिया गया कि राहत दी जाएगी। दूसरा का कह दिया गया कि अब आपके भूल चूक अगर हो गई है तो 2 साल तक ठीक कर लीजिएगा, 2 साल का आपको समय दे दिया गया। इसका क्या मतलब है? और दूसरी चीज ये भी है, उन्होंने ये भी कह दिया कि उसके लिए हम एक कर का धारा ला रहे हैं, उसमें आप आ जाएंगे। एक कहते हैं लोगों को लिए राहत है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहे हैं कि गरीब गरीब होगा, अमीर अमीर होगा, क्योंकि आपने कारपोरेट सेक्टर्स में आपने जो 18% टैक्स था उसको घटा करके 15% कर दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2 चीजें हैं रमेश जी। जी। पहली बात तो हम लोग इस पे करेंगे जो आपने अभी ये कहा कि ये जो 2 साल का पीरियड सेंट्रल को ये दिया गया है इनकम टैक्स में कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से समझने की जरूरत है। ये एक स्वागत योग्य कदम है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जो अपडेटेड रिटर्न है उसको एक इन्होंने शब्द दिया अपडेटेड रिटर्न। तो अपडेटेड रिटर्न का ये मतलब है हमने कोई इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल कर दिया और दाखिल करने के बाद हमको लगा कि हमारी तमाम चीजें इसमें छूट गई। तो एक तो व्यवस्था ये है कि लास्ट डेट जो मार्च एंडिंग होती है उस फाइनेंशियल ईयर की, तब हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जी। यदि ये सीमा पार हो गई और उसके बाद हमको ये ज्ञान आया कि हमने ये छोड़ दिया, हमने कोई मकान बेचा था उसका टैक्स देने से छोड़ दिया, या कोई और ऐसी चीजें हो गई हैं उसको छोड़ दिया हमने, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि कोई प्रोविजन एक्ट में अभी तक ये नहीं था कि हम कैसे उस टैक्स को जमा करें। जी। हम खुद जमा करना चाहते हैं लेकिन कोई विधा नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। ये योजना पहले भी लागू की गई थी? तो नहीं, योजना पहले से लागू नहीं थी, ये एक खास योजना थी उन्होंने। अच्छा। तो उसमें हम लोग ये सरकार से कहते थे कि हम सो मोटो जाना चाहते हैं कि हमसे जो छूट गई इनकम हमारी डिस्क्लोज होने से छूट गई किसी भी हेड में हो, तो अब हम उसको आपके पास रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं और हम उसमें टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कोई लीगल मान्यता आपकी ओर से उस रिटर्न को है ही नहीं। और अब तो चूंकि ऑनलाइन सिस्टम है वो रिटर्न ही नहीं लेता। जब तक डिपार्टमेंट कोई नोटिस नहीं जारी करेगा तब वो रिटर्न ले सकता है आगे सालों की, अदरवाइज सॉफ्टवेयर नहीं लेता। तो ये हम लोगों की भी मांग थी कि भाई यदि हम सो मोटो आ रहे हैं, आपने भी नहीं डिटेक्ट किया तो आप नोटिस नहीं दोगे हमें। हम देना चाहते हैं, लिटिगेशन से बचना चाहते हैं, टैक्स की पेनाल्टी ब्याज उसके आगे जाना नहीं चाहते, तो हमको कोई मैकेनिज्म दीजिए। समझ आ तो ये गया, वही ये अच्छी चीज दी गई, समझ आ ये अच्छा है, ये अच्छा स्वागत है, योग्य कदम है, ये स्वागत योग्य उन्होंने कदम है। जिस कर असेसमेंट पे समझ आ से गया। कर पे ये अच्छा खत्म कदम। होने के 2 साल तक आप उस रिटर्न को ये अपडेटेड संतोष जी, रिटर्न में इसी में एक शंका। तो पूरी बात सुनिए जी। उसका टैक्स एक एडिशनल हम मैकेनिज्म हाँ, वो कर देंगे, वो तो मालूम है। हिसाब से आप जमा कर दीजिए, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। चलिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए जी। यस, और वहां पर जाकर के काला धन मिल गया और वो कहे भाई साहब बड़ी गलती हो गई थी, अभी तो हमारे 2 साल का समय है, हम उसमें अपना अपडेट कर देंगे, आप हमको माफ कर दीजिए, क्या इसकी भी छूट नहीं, रहे? और ये जबकि तो उन्होंने समाप्त कर दिया है। एक तरफ वो ये कहते जा रहे ये हैं तो उन्होंने समाप्त कि कर दिया, ये छूट रेट खत्म कर में दी प्राप्त है। जो धन है वो एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपके यहाँ और रेट एक बढ़ करवा रही दूं, 2 साल है, के लिए समझ आ खत्म कर रहा दिया है। उन्होंने। नहीं, देखिए, समझ आ उसकी रहा है भावना ये। को समझने की कोशिश करिए। जी। ये अदर देन छापा और सर्वे की बात है, जी। क्योंकि वो तो फिर आप पकड़ी गए। पकड़ी। आप तो हाँ वो सो मोटो देने के लिए सरकार मैकेनिज्म दे रही है। हाँ, ये खुद आप आगे आ आप जाएं स्वयं दे दीजिए। और डिस्क्लोज कर दीजिए। चलिए। और जो उसमें टैक्स का परसेंटेज वगैरह निर्धारित होगा वो आप जमा कर दीजिए। चलिए। और आपकी बात ये है कि छापे में पकड़ा गया तो उसको क्यों दी जाए? हाँ। उसमें तो जो टैक्स उसको मिलना है जी। वो देना ही पड़ेगा ठीक है। उसको। और ये जो कारपोरेट सेक्टर का जो टैक्स कम कर दिया गया लेकिन है, उसको भी थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने की बात है। हाँ, जो दूसरा आपका सवाल था कि कारपोरेट में कोई टैक्स कम नहीं किया गया है। अच्छा अच्छा,
एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसको छोटे में कहते हैं मैट, माने यदि कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं दे रही, तो कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही तो उस पर टैक्स जो है 15% एक मेथड है कैलकुलेशन का, उस कैलकुलेशन से 15% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले लेगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में 18% था, तो 15 ये कर दिया। किया गया कि साहब नहीं, जो कंपनी देती है वही आप दीजिए 15%। ये चीज है, स्थिति को यूं समझ, कंपनी में कोई कम नहीं किया गया। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये दिया गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हाँ, होते हैं, हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहे हैं काम जी, तो वो मैट उनके इसमें कम होगा। ठीक बात तो ये है। कंपनी को कोई छूट नहीं दी गई। हालांकि हम लोग ये चाहते, और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की छूट पिछले साल तक थी, उसको उन्होंने फिर आगे बढ़ा दिया, वो कोरोना बिल्कुल वजह की वजह से। बिल्कुल। वो 15% का टैक्स। अच्छा, एक लाइन से हमको और बता दीजिए, आपने कोऑपरेटिव सेक्टर की बात भी कर ली, कोऑपरेटिव कमेटीज का भी जो है टैक्स में कम कर दिया गया, 10 से 7% कर दिया गया, और ये कहते हुए कि हाँ यहाँ इसमें धांधली बहुत होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका भी कम कर दिया है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिपार्टमेंट ये मान के लेता है कि इस तरह की सोसाइटियां अपने देश में हाँ, चलती हैं, ठीक बात है, और जो सही काम करती हैं गवर्नमेंट उनके विचार से सोचती है। ठीक है, ज्यादा गलत करेगी तो पकड़ी जाएगी, तो उसके लिए तमाम जुर्माने और एक्शन कार्रवाई हैं, ठीक बात है, इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए की गई। ठीक। लेकिन रमेश जी, एक बात यहाँ कहना चाहेंगे। हाँ बताइए। भाई, आप सबके लिए बड़े लिबरलाइज हो रहे हो, हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हो रहे हो, तो पार्टनरशिप फर्मों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, सही बात है। पार्टनरशिप फर्म से आप वही 30% का प्रॉफिट ले रहे हो, और कंपनियों को, कॉर्पोरेट को आपने 25 कर दिया। और पार्टनरशिप फर्म हमारे देश में, हमारे हिंदू संस्कृति में परिवार के जन या इष्ट मित्र जन मिलके उसको चलाते हैं, तो भैया वो आपका क्या बिगाड़ रहे हैं? तो कम से कम उनको उतना 25% में कम कर दो। ठीक बात है। मैं यादव जी, एक सवाल, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन एक सवाल जी सरकार निवेश विनिवेश की बात बहुत कर रही है, जी और कह रहे हैं देखो हमने एयर इंडिया तो ठीक फाइनल कर दिया, और अब हम LIC में भी IPO लेने ला रहे हैं, और भी ऐसी योजनाएं चल रही है, और बार बार लोग ये कहने लगते हैं जब निवेश ज़्यादा होता है, विनिवेश ज़्यादा होने लगता है, तो रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। तो ये स्थितियां भी लोग, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं जो सरकार की नीति है? देखिए, अब आप जो अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो भी कह लीजिए। मैं कर से संबंधित एक बात हाँ, कह दीजिए। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि हमारे दूसरे कॉर्पोरेटर्स ने क्या बिगाड़ा है, मैं इसी पे ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी जो डायरेक्ट टैक्स दे रहा है उसने क्या बिगाड़ा है। हमारे टैक्स बढ़ते हैं, उस पर लगातार सरचार्ज बढ़ते चले जाते हैं, हमें कहीं से किसी तरीके का कोई राहत नहीं दी जा रही। आखिर क्यों? पहली चीज। दूसरी बात, हम डायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ GST भी हम देते हैं। हम अगर GST तो खैर अब बाकी टैक्सेस तो बचे ही नहीं है, सिर्फ GST बची है, तो हम अगर अपने घर से सब्जी लेने जाने तक जाते हैं उस पे भी हम टैक्स दे रहे हैं। आखिर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? हमसे ये कह दिया जाता है कि आपकी तो आय बढ़ रही है। इसका मैं उत्तर मैं अगर बात पूरी कर लूं, जी 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 डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, मैं अपनी बात को पूरी कर हाँ, लूं, कर लीजिए। आप उस पर कर लीजिए। जी, हमारी आय बढ़ रही है, आय के साथ साथ हमारे इनकम टैक्स के दायरे भी बढ़ते चले जाते हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं, तो हमें जो मिलता है उसका लगभग 50% तो हमसे सरकार ले लेती है। तो आखिर हम कहां पर अपने को प्रोग्रेसिव कहें? कैसे? ठीक बात। दूसरी चीज, आपने एक सवाल उसके बारे में पूछा, विनिवेश और निवेश। विनिवेश के बारे में। देखिए, विनिवेश दो तरीके से, एक तो निजी विनिवेश जिसने किया, लाभ किसको मिल रहा है। यदि वो लाभ विनिवेश करने वाले की दृष्टिकोण से किया गया है तो लाभ हमें सार्वजनिक कल्याण उससे नहीं हो सकता। यदि सार्वजनिक कल्याण के लिए
आम आदमी के व्यक्ति के लिए वो विनिवेश किया जा रहा है, जैसे रोजगार बढ़े, अन्य वस्तुओं में सस्ता, कहीं वस्तुएं सस्ती हो, महंगाई पे लगे, रोजगार की वृद्धि हो, इन सब चीजों के तरीके से जब हमारा विनिवेश किया जाएगा वो तो हमारे लिए लाभप्रद है, आम आदमी के लिए लाभप्रद है। अन्यथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती चली जा रही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। और सर इन्वेस्टमेंट किसका किया जा रहा है? किसका किया जा रहा है? ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने। हमारा भारतवर्ष हमारा अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते। जिस इन्वेस्टमेंट के लिए ये किया जाता था कि जो कंसर्न हमारे घाटे में जा रहे हैं उनको हम डिसइन्वेस्ट करें। ठीक बिल्कुल, बात, बहुत बिल्कुल, अच्छी बात। बिल्कुल। हाँ अनिल जी क्या कहना चाहते थे, आप बोलिए पहले जी। पहला तो मैं विनिवेश पे बात करूंगा जी जी कि ऐसे हजारों उपक्रम देश में थे जिनका विनिवेश किया गया और उनको चलाने के लिए हम पैसा दे रहे थे, उनको जीवित रखने के लिए। और हमने बहुत कोशिशें की, जैसे कि लाल इमली कानपुर का है, ये 90 में सन 90 से घाटे में आना शुरू हो गया और लगातार घाटे में चलता रहा। बीच में इसके कई प्रबंधक बदले गए, नए लोग आए कि इसको पुनर्जीवित किया जाए और इसको पुराना गौरव दिलाया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक लगभग 30 वर्ष हो गया वह घाटे से उबर नहीं पाया। सरकारें बदलती रहती हैं, हो सकता है कि किसी सरकार की मंशा विनिवेश करने की हो, लेकिन ये विनिवेश की जो पॉलिसी है ये लगातार बनी रही है। तो विनिवेश जो होता है उसका पैसा भी कहीं ना कहीं हम निवेश करते हैं, उससे नए उपक्रम स्थापित करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि विनिवेश का पैसा हम कहीं ऐसे जगह पे खर्चा करते हैं, उसका भी प्रॉपर लेखा जोखा है। ऐसे अशोका होटल था, अशोका होटल था, एक चैन थी अशोका होटल्स की। ठीक बात है। तो होटल में कर्मचारियों को बहुत बड़ी राशि, ये करोड़ों में नहीं था, अरबों में था, उसको दिया जाता रहा कि भाई इन कर्मचारियों को और होटल को जीवित रखने के लिए कि ये जो है चलता रहा। इसी तरह रेलवे में बहुत सारे गेस्ट हाउसेस थे जो बेकार पड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिनको मरम्मत करने के लिए भी पैसे। सुनी जी एक मिनट, आप बोलिए क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए। हम ये कह रहे थे कि विनिवेश जो है वो बहुत आवश्यक है, अनिवार्य भी है जी, और होते रहना चाहिए। ठीक बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन विनिवेश के पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा राज्य, हमारा देश कौन सा है। क्या हमारा राष्ट्र जो है वेलफेयर स्टेट है, पूंजीवादी स्टेट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला स्टेट है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। हमको अनावश्यक, इसलिए हम बीमारी ठीक नहीं कर पा रहे तो हम हाथ काट दें, इसके अच्छा हम प्रयास हमें करना चाहिए जब तक पूरा ना हो पाए। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। हाँ बताइए। विनिवेश पे ये 2 लाख, जो 2 लाख 50,000 रुपए के 2,50,000 करोड़ रुपए के आसपास किसानों को दिया गया है, यह क्या कल्याणकारी राज्य नहीं है? बिल्कुल क्या कल्याणकारी राज्य नहीं है? कौशल विकास के लिए पूरे देश में कार्यक्रम में योजनाएं चलाई जा रही है, कल्याणकारी राज्य नहीं है। सरकार जो है सब्सिडी में 5 लाख रुपए, जब बजट कम था 30 लाख लगभग बजट था पूरे साल का, बिल्कुल तो दे रही है 5 लाख सब्सिडी के लिए। मुद्रा कोष और विश्व बैंक चला रहा है कि अपनी सब्सिडी दीजिए, एक कल्याणकारी राज्य नहीं है। सर जो रनिंग फैक्ट्रियां हैं, जो रनिंग चीजें हैं, आप लाल इमली का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैं देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि उनको बंद करके हम यदि लोगों के किसानों को पैसा देने लगे या हम उनके अन्न योजना अपने नाम से चालू कर दें, ये इसका कोई मतलब नहीं होता है। हर शास्त्री इस बात पर बहुत वो नहीं है, बहुत सहमत नहीं होते इस बात से। लेकिन हाँ, सामान्य समाज सहमत हो सकते हैं सर। मैं एक संतोष जी आप बताइए, लेकिन जरा पहले यादव जी कुछ कह रहे हैं, फिर हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ यादव जी बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कैपेक्स, आप जो शास्त्री की बात कहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 10 लाख, लगभग 10 लाख रुपए इस बार प्रोविजन किया गया है। ठीक बात है। 40 लाख का लगभग बजट है, उसमें 1/4 कैपेक्स में दिया गया है। तो क्या अर्थशास्त्री ये नहीं कहेगा क्या है? रनिंग चीजों को खत्म करके, रनिंग चीजों को खत्म किया जा रहा है। बस यादव जी आप बोलिए जरा, क्या कह रहे हैं? मैं BSNL को लेता हूं। हाँ अभी आंकड़े आए हैं, बहुत BSNL जैसे अभी आंकड़े आए हैं कि सबसे ज्यादा BSNL के सिम लिए गए हैं, बिके हैं। आपने BSNL को, वो तो बहुत अच्छी पोजीशन में था, धीरे धीरे आपने उसको हटा करके और एक जो निजी
जियो जिसको हम कहते हैं उसको पूरी तरीके से आपने दे दिया, जबकि वही बीएसएनएल से ही चल रहा है। ठीक बात। कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जाम्पल कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एग्जाम्पल है इसका। बिल्कुल, नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो चीजें हमें मैं ये थोड़ा सा बिल्कुल, बिल्कुल निवेश पे मैं बात कर रहा था कि ऐसे कंसर्न ठीक जो बात। हमें लाभ दे रहे थे, ठीक बात, LIC हमें हानि नहीं दे रहा है। ठीक बात है। आप उसका निजीकरण करने की बात करते हैं। राज्य की मूलभूत अवधारणा को मूलभूत हम लोग अवधारणा को भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। धीरे धीरे जब आप निजीकरण की तरफ बढ़ रहे ठीक हैं बात तो मैं है। तो कहना चाहूंगा कि सरकार की जरूरत क्या है, ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, अब क्यों बताइए। इतना ज्यादा पैसा हम खर्च कर देते हैं जी, सरकार को बनाने में? संतोष जी, आप ओवरऑल कुछ बोलना चाहते थे, ओवरऑल जल्दी से बोल दीजिए, क्योंकि अब ओवरऑल सबसे लेना है जी हमको। जी, एक हाँ, चीज तो सबसे पहले मैं ये बड़ी महत्वपूर्ण कहने जा रहा हूँ जी कि आप देखिए तो 3 चीजें इस बजट में बहुत अच्छी सी दिखाई दे रही हैं जी। या आगे का विजन दिखाएंगी। एक तो पहले नंबर ये है कि 5G स्पेक्ट्रम का एक्शन इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि इस साल हम कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नई अपडेशन के साथ आएगी। ठीक। अब उसका नीलामी तो कोई बड़ा ही आदमी ले पाएगा। जी जी, यदि किसी को लेनी, कोई छोटी कंपनी तो इसको ले नहीं पाएगी। ठीक बात है। तो एक तो उससे आने से हमारा एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वो और विकसित होगा। मोबाइल वगैरह हमारे आपके और अपडेट होंगे। हो सकता है हम लोगों को अपडेशन न मिले तो जेब से पैसा भी लगाना पड़ेगा, नया खरीदना जी पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही लेकिन बात होने जा रहा जी है। जी। अच्छा, दूसरी चीज इसमें भैया एक और है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था। कांग्रेस की 10 साल की सरकार उसको भूल गई और अपने मोदी जी भी 5 साल भूले रहे उसको, बल्कि 7.5 साल भूले रहे। वो क्या थी? वो ये थी कि नदियों को नदियों जोड़ने से का। जोड़ना। हाँ। और उसके कई फायदे थे। उसमें फायदे ये थे कि भाई सिंचाई के लिए भाई कोई ना कोई कैनाल बना के जोड़ी जाएंगी तो उस पूरे क्षेत्र को सिंचाई के साधन मिलेंगे। ठीक बात है। हमारी कृषि डेवलप होगी। और जिन नदियों में फ्लड की पोजीशन है वो पानी जिन नदियों में नहीं आता है बिल्कुल सही उस है। नदियों में ट्रांसफर कर दिया जाए। और यदि नहर अच्छी बनाई जाए तो हो सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाए। उसमें छोटी छोटी नावें हैं जिसमें जा सकती हैं। तो ये भूल गए। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार उसको निकाल के रखा है और केन बेतवा परियोजना को भी, केन बेतवा परियोजना को भी उन्होंने 43,000 रुपये दे दिए। केन और बेतवा रिवर लिंकिंग पे 1400 करोड़ की रकम उन्होंने निर्धारित ठीक बात, तो बहुत ये सही। भी इस एक बजट की हाँ। विशेष बात है। बहुत सही बात कि आपने। आज नहीं तो कल यदि शुरुआत हो गई है ठीक बात तो है। जैसे सड़कें हमको आज जो वाजपेयी जी के जमाने से शुरुआत की गई थी हाँ। आज हर जगह देखने को बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, और बिल्कुल। एक नया मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। ठीक। तीसरी अब हर बात जगह की सड़कें अच्छी हैं जी। तो ये भी एक अच्छा इसमें था ठीक। कि इन्होंने जो लिंकिंग करके इसको दे दिया ठीक। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साबित होगा। हाँ दूसरा एक चीज और है जी। कि पीएम हाउसिंग लोन के लिए 48,000 करोड़ दिए गए। जैसे आपने हाँ, बताया, 48,000 80 लाख करोड़ बनाए जाएंगे, 48,000 करोड़ का ऑप्शन दिया जाएगा। इसकी चीजों के साथ यदि आप देखते रहिए तो ऑनलाइन डिजिटल भी हो रहा है। अब हमारी मुख्य बात जो आप समराइज चाहते हैं हमसे, हाँ समराइज, हाँ इस हाँ बजट को आप कैसे देखना हाँ, चाहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं? तो इस बजट को ये हम कह सकते हैं कि बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण का बजट है। बहुत सही आपने बात कही, दूरगामी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत मतलब ये बजट ऐसा सीमित नहीं किया, जबकि ठीक। करना चाहिए कि साल भर की भी तो बात बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अगले अच्छी साल की, बात। लेकिन नहीं बताई। ये बताया कि हम इतने रूट पर चलेंगे। बहुत अच्छी बात मतलब एक 20 साल के आगे का विजन दिया है अभी से दिखाता हुआ बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है जी। डिजिटल एजुकेशन पे बहुत फोकस है। और इन सब को देखते हुए ये लिंकिंग जैसे बेतवा रिवर की लिंकिंग है, जी। मकान है, जी। 25,000 किलोमीटर सड़कें का विस्तार है जी जी, नेशनल हाईवे के रूप में। बिल्कुल सही तो आपने। उस पे भी 20,000 करोड़ का 20,000, है। हाँ बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं तो रंग लाएगा। रंग लाए, बहुत अच्छी तो ये बात एक आपने। अच्छा बजट है। और बाकी तो हम लोगों का एक आम आदमी का ये हमेशा से दुर्भाग्य रहा है, है। मध्यम वर्ग का, कि उन्हें हमें कभी नहीं पड़ेगा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात नहीं कही करना। संतोष जी, बहुत तो दृष्टि से अनिल हम जी, विकास हैं। अनिल जी, जैसे हमारे संतोष जी ने दूरगामी बजट बताया, आप बताइए कि आपने कुल मिलाकर के, मैं 2 बातें कहूंगा और थोड़ा संक्षेप में करिए क्योंकि मुझे क्लोजिंग भी करनी है। नंबर 1, आपको बजट तो जैसा लगा आपने बताया आधुनिक लगा, आखिर इसमें और क्या कर दिया जाता जो बजट आपको बहुत अच्छा लगता या आम आदमी को अच्छा लगता, वो लाइन बता दीजिए।
मेरी दृष्टि से यह बजट काफ़ी अच्छा बजट है, ठीक है। क्योंकि इसमें 60 लाख रोजगार देने की भी बात की गई ठीक है। है। और मैंने बताया कि कैपेक्स पे लगभग 10 लाख करोड़ रुपए हम खर्चा करके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। जी जी। चाहे आप सड़क को देखिए कि लगभग 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की 20,000 गई है। करोड़ उसके लिए दे भी दिया गया। 200 वंदे भारत ट्रेनों की चलाने की बात की गई है। 400 हाँ। कार्गो 100 नए कार्गो बनाने की कार्गो बात की गई है। रोपवे की बात Yes. है। ठीक बात। रोपवे की बनाने की बात है। बिल्कुल आपने तो आप सही कहा। देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध, पूरी तरह से समर्पित है। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ा जो उपाय होता है, तरीका होता है, यही होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया बहुत जाए। अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात कि अभी किसान आंदोलन चल रहा था जी। और किसानों की बहुत सारी मांगे थी। जी। खैर वो मांगे पूरी नहीं उनकी वो जो मांग कर रहे थे उसको पूरा किया गया, लेकिन किसानों के हितों के लिए 2,63,000 करोड़ रुपए एमएसपी के लिए दिया गया है। दिया, ठीक बात है। और किसान सम्मान निधि जो चल रही है वो अलग से चल रही है। बिल्कुल चलेगी। तो बिल्कुल आप देखेंगे कि लगभग यह बजट किसानों के लिए भी समर्पित है। बहुत अर्थात अच्छी बात। मैंने जिन आपके वर्गों में हिसाब से किसानों को समर्पित है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक स्तर की। जी। ऐसी भी सुनील जी, सर। आप क्या जोड़ना चाहते हैं कि जैसे आप बहुत अच्छी बात आज कह रहे थे कि बहुत सरल है, जनता के बीच का है। हाँ। कुछ और कर देते वित्त मंत्री जी तो कुछ अच्छा लगता। महंगाई बहुत कुछ जो बजट है इन्होंने बहुत कुछ सामान्य सरल करने का प्रयास किया है। हाँ। और जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया है। ठीक बात है। लेकिन इसमें जो बहुत चीजें खलती है, हाँ। कोविड का काम हाँ। है। दो साल हो चुके हैं हाँ, लगभग। ठीक तो बात। उसमें थोड़ा सा ये था कि ये जो इन्होंने हमारे जो टैक्स में था इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया कर देते होता, तो ज्यादा थोड़ा अच्छा। सा दे दिया होता, बहुत 50,000 अच्छी बात दे दिया होता। हालांकि उन्होंने आज ये कहा कि स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम और मजबूत करेंगे। हाँ, बिल्कुल लेकिन बस केवल इतना ये उन्होंने कहा है। हाँ। और इस बजट को यदि हम बहुत ध्यान से देखें हाँ। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए ठीक। कि आगे 2-2.5 साल में 3 साल में जो चुनाव होने वाले हैं हाँ। वो चुनावी बजट टाइप का लगता है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हर जगह कुछ ना कुछ दिया है इन्होंने, हर जगह कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। खर्च कर एक बात यादव जी, जी। लास्ट कमेंट आपका। एक लाइन इन्होंने कह दी है, जरा उस पर भी कह रहे 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा उसकी भी कुछ झलक दिख रही है। हाँ। लगता है कि कुछ झलक दिख रही है क्या? आपसे कमेंट आखिरी। देखिए बड़ा सरल सा कर दिया गया, किसी चीज को हमने बढ़ाया नहीं, हमने आपके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया, ये नहीं किया। इससे तो आम आदमी को बताने के लिए ये कह दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़े से मूल में जाएं, अनिल जी बार बार किसान सम्मान निधि की बात करते हैं। 3 महीने में एक किसान को 2,000 रुपया दिया जाता है। उस किसान की जब वो सिंचाई करता है ट्यूब अपने पंप सेट से, तो जानते हैं 1 बीघे पर कितनी कॉस्ट आती है? 1 घंटे में उससे 300 रुपया लिया जाता है और उस 300 रुपए में वो केवल 1 बीघा कर सकता है। तो वो किसान निधि हमारे किस काम की? ठीक। दूसरी चीज, किसान की जो पैदावार है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बहुत तेजी से करता हूं। हाँ, तेजी जी। अभी आलू हुआ और आलू बहुत तेजी से लगभग 60 किलो 55 से 60 किलो का पैकेट होता था, जो शुरुआत में 1,000 रुपए का बिक रहा था और बड़ी तेजी से गया, लगभग 250 पे आ गया। किसान को जो उसने खाद लगाई, सिंचाई की, हमारी उधर से तो किसी तरीके की कहीं कोई सुविधा दी नहीं गई। महंगाई बराबर बढ़ रही है, किसान के पास लागत नहीं निकल रही है। ठीक। हमारे किसान के लिए वो 2,000 रुपया सम्मान निधि कह तो दिया जाता है, ठीक बात। वास्तव में नहीं है। ठीक। दूसरी ओर मैं चलता हूं, हमारे रोजगार को बढ़ाने के लिए इस बजट में हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा। ठीक बात। महंगाई कम करने के लिए हमें कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं। पेट्रोल पे जो अनब्लेंडेड ऑयल पे 2% टैक्स बढ़ाया गया है, ये आपका सीधे सीधे पेट्रोल पर और डीजल पर 2 रुपए बढ़ा देगा। अभी धीरे से जैसे ही ये इलेक्शन हमारे खत्म होंगे, ये रेट्स चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो रेट्स फिर बढ़ने वाले हैं, कच्चे तेल के बढ़ेंगे। तो ये महंगाई को रोकने के लिए हमारे पास इस बजट में कहीं कोई नहीं कोई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंततः ये कहना चाहूंगा जी। कि इस बजट को आपने जैसा था पिछले वर्षों से देखते हुए उसको फिर वहीं पर लाकर के खड़ा कर दिया है। हमें कोई राहत नहीं। प्रोग्रेसिव, हम एक डिजिटलाइजेशन एक कमेंट मैं करना चाहूंगा इसी ठीक बात भी। ठीक अनिल जी ठीक कमेंट करिए। जी।
कह लेने दीजिए। हाँ आपने आपकी बात, जी जी। डिजिटलाइजेशन, ई शिक्षा, कॉर्पोरेट्स को बढ़ाना, ये हमको जो ले जाते हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ले बिल्कुल, जाते हैं। आपने मैं बिल्कुल। कहूंगा कि ये बजट आम आदमी के लिए ना हो करके पूंजीवादी ठीक, अर्थव्यवस्था के बहुत लिए है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवस्थी जी आपको भी, संतोष जी आपको भी, और डॉक्टर यूसी यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आपने बजट का विश्लेषण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आप विचार करिए, हमारे आप जो विद्वान विशेषज्ञ अर्थ के थे उन्होंने अपनी बात रख दी है, और उसमें दोनों बात है, सकारात्मकता भी है, ये भी सही है, और एक विश्लेषण भी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।